रेडी? आगे चलिए, आप सभी को मेरा नमस्कार। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और मुख्यमंत्री के, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के इस अभ्युदय योजना में हम सभी लोग आपका जो है हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और मैं डॉक्टर R.K. उपाध्याय, इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग फिर मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक में थे। और मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक में हम लोग विश्लेषण कर रहे थे 1857 की क्रांति का। 1857 के विद्रोह का हम लोगों ने काफ़ी बढ़िया से अध्ययन किया, उसके स्वरूप को देखा, उसके कारण को देखा, उसके परिणाम को देखा। तो काफ़ी विस्तार से हम लोग उसका अध्ययन किए। अब हम लोग आना चाह रहे हैं, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जहाँ से हम लोग विश्व इतिहास की तरफ झुक जाएंगे और विश्व इतिहास की शुरुआत हो जाएगी वहाँ से। और आप देखोगे कि मॉडर्न हिस्ट्री से और ग्लोबल हिस्ट्री की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो पुनर्जागरण को लेकर है, यानी कि मॉडर्न इंडियन रिनेसां। क्योंकि पुनर्जागरण को कभी भी आप पढ़ते हो तो पुनर्जागरण हमेशा मॉडर्न में ही आता। इसका नाम ही है रीबर्थ। यानी कि कहीं जो है एक समाज जो है, कहीं एक सोया हुआ समाज है, उसको जगाने का काम कर रहा है। यानी कि रीअवेकनिंग ऑफ द सोसाइटी, यानी कि पुनः जाग जाना। यानी कि एक तरह से कह लीजिए कि किन्हीं मानदंडों को, जो कुरीतियाँ अंधविश्वास है, उसको छोड़ देना और उसके प्रगतिशील मानदंड को अपना लेना। यानी कि एक तरह से कहा जाए कि हमेशा जो है पुनर्जागरण जो है मॉडर्न इंडिया में या मॉडर्न वर्ल्ड में आता है। जैसे विश्व को देखो आप, पुनर्जागरण जब आता है तो विश्व जो है एक तरह से कह लीजिए सामंतवाद का अंत हो जाता है और पुनर्जागरण की शुरुआत होती है इटली से। विश्व के पुनर्जागरण का अगर हम लोग सर्वे करें तो उसके हिसाब से जो हम लोग पाएंगे। आज हम लोग पुनर्जागरण में देखते हैं कि कैसे अध्ययन करना है इसका, इस टॉपिक को कैसे हम लोग समझेंगे। क्योंकि पुनर्जागरण कोई एक लिमिटेड अर्थ में नहीं हो रहा है, हिंदू धर्म में भी हो रहा है, मुस्लिम धर्म में भी हो रहा है, और सिख समाज में भी हो रहा है, और पारसी समाज में भी हो रहा। तो आप देखो कि रीअवेकनिंग इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटी, not only in Hinduism culture but also in Muslim as well as in Sikh religion as well as in Persian religion also। तो पुनर्जागरण को ओवरऑल समझने के लिए हमें जो है थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ेगा और इसके थोड़ा सा कॉजेस को अध्ययन करना पड़ेगा कि what were the circumstances which were responsible for the Renaissance, what were the factors which were responsible for the Renaissance, for the social and religious reform। इसको धर्म और समाज सुधार आंदोलन भी कहते हैं। इसको अगर एक तरह से देखा जाए, इस टॉपिक का नाम अगर आप लोगे तो इस टॉपिक को एक नाम दिया जाता है कि धर्म और समाज सुधार आंदोलन। धर्म और समाज सुधार आंदोलन, धर्म और समाज सुधार आंदोलन। या इसी को एक नाम दोगे आप तो इसी का एक नाम आता है क्या? रिनेसां, मॉडर्न रिनेसां। यानी कि इसी का नाम एक आएगा क्या? रीअवेकनिंग या पुनर्जागरण। पुनर्जागरण, या इसी को हम लोग नाम देते हैं अंग्रेजी में तो रेनेसां कहते हैं, रेनेसांस। स्पेलिंग में थोड़ा साइलेंट है, RENAISSANC, रेनेसां।
यानी कि जो मॉडर्न रिनेशा, इसके लिए आप देखोगे कि मेडिवल इंडिया, एंशियंट इंडिया, मॉडर्न इंडिया, उसी तरह से एंशियंट यूरोप, मेडिवल यूरोप और मॉडर्न यूरोप। अगर एक तरह से देखा जाए तो जो प्राचीन भारत का प्राचीन यूरोप है, यानी कि जो 600 बीसी से लेकर 500 एडी तक है, अगर यूरोप विश्व इतिहास की बात किया जाए, विश्व इतिहास को अगर आप अप्रोक्सीमेटली देखोगे आप, यानी कि विश्व का जो इतिहास है वो 600 बीसी से लेकर और 500 एडी तक, और 500 एडी से लेकर 1453 तक मेडिवल यूरोपियन हिस्ट्री, और 1453 से लेकर टिल टुडे मॉडर्न जो है वर्ल्ड हिस्ट्री है, यानी कि आधुनिक विश्व का इतिहास। यानी कि आधुनिक विश्व का इतिहास जो शुरू हो रहा है वो सामंतवाद के पतन के बाद। सामंतवाद का आप देखो, सामंतवाद का उद्भव, विकास और विनाश, यानी कि अगर देखा जाए तो 5वीं 6ठी शताब्दी एक तरह से उदय की सेंचुरी है, और उसके बाद 9वीं 10वीं शताब्दी विकास की सेंचुरी है, और 15वीं जो है शताब्दी, यानी कि 11वीं 12वीं शताब्दी में आप देखोगे तो इसके पतन के लक्षण दिखाई देने लगे। यानी कि एक तो हम लोगों ने एंशियंट इंडिया का अध्ययन किया, एक मेडिवल इंडिया का अध्ययन किया, एक मॉडर्न इंडिया में प्रवेश कर गए हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में, और उसमें हम लोग देख रहे हैं कि डिक्लाइन ऑफ मुगल इंडिया, यानी कि मुगल वंश का पतन, मुगल साम्राज्य का पतन और यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है कि आपको पॉलिटिकल कंडीशन समझना पड़ेगा, आपको सोशल कंडीशन समझना पड़ेगा, आपको रिलीजियस कंडीशन समझना पड़ेगा, आपको इकोनॉमिकल कंडीशन समझना पड़ेगा, तब इस नज़रियों को पूरा हम समझेंगे। क्योंकि जब तक तर्क के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, वैज्ञानिकता के द्वारा किसी को हम सत्य के कसौटी पर नहीं रखेंगे, सत्यता को एक कसौटी नहीं देंगे, तब तक वो समाज के द्वारा स्वीकार्य नहीं होगा, और अगर स्वीकार नहीं होगा तो उसका विस्तार नहीं होगा। इसका मतलब सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तार्किकता, वैज्ञानिकता और सत्यता का पुट क्या है। और इसमें आप देखोगे कि मान्यता यानी कि स्वीकार्यता उसको कैसे मिलती है, एक्सेप्टेंस कैसे मिलता है, यानी कि लॉजिकली वेरीफाइड हो, साइंटिफिकली वेरीफाइड हो, ऐसा ट्रूथ, ऐसी सत्यता जिसे तर्क की कसौटी पर खरा उतारा जा सकता हो, तब उसमें स्वीकार्यता के लक्षण आएंगे, तब वो विस्तार का रूप लेगा। और हमेशा आप देखो ये संदर्भ सापेक्ष होता है, समय सापेक्ष होता है। हो सकता हो कोई प्राचीन काल में कोई चीज तर्क संगत रही हो, लेकिन मॉडर्न इंडिया में वो तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतरता, तो उसको कुरीति डिक्लेयर कर दिया गया। यानी कि सामाजिक कुरीतियां और धार्मिक अंधविश्वास कहीं ना कहीं समाज में ग्रसित हो रहा है। इससे पहले आपने अध्ययन किया, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है, इससे पहले का आप परिवेश देखोगे तो जो लेटर वैदिक है, जरा आप पीछे की तरफ जाओ तो जो वैदिक काल है, यानी कि जो वैदिक काल है उसका लेटर वैदिक का जो फेज है, जब लोहे की प्राप्ति होती है, 800 बीसी के आसपास लोहा मिल जाता है, तो जो लेटर वैदिक फेज है वो बहुत रूढ़िवादिता से ग्रसित हो रहा है। रूढ़ियाँ बहुत है, अंधविश्वास बहुत है, कर्मकांड बहुत है, यज्ञवाद बहुत है, अवतारवाद धीरे धीरे आने लगेगा, कॉम्प्लिकेशन बहुत है, समाज में जटिलता बहुत आ रही है, पौरोहित्यवाद बहुत है, आडंबर बहुत है, जिसके कारण आप देखें कि गंगा घाटी में क्रांति हुई। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व गंगा घाटी में होने वाली
जो क्रांति थी, जो धार्मिक क्रांति थी, जो बौद्धिक क्रांति थी, उसका नेतृत्व कौन वर्ग कर रहा था? यानी कि महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध। यानी कि अगर जैन लिस्ट के अनुसार देखा जाए तो 368 अरूढ़िवादी संप्रदाय थे। अरूढ़िवादी जो रूढ़ियों का विरोध कर रहे थे, कुरीतियों का विरोध कर रहे थे, आडंबर का विरोध कर रहे थे। यानी कि हेट्रोडॉक्स स्कूल ऑफ थॉट जो ऑर्थोडॉक्स का विरोध कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कोई नवीन चरण में हम लोग प्रवेश कर गए हैं, पहले से चला आ रहा। पहले से ही समाज में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जब जब समाज में आवश्यकता हुई है तब तब आप देखो, गीता की लाइन है, यदा यदा ही धर्मस्य, तब तक सुधारक आए हैं और सुधार किए हैं। आप देखो जैन क्रांति देखो, बौद्ध क्रांति देखो, उसके बाद आप पूर्व मध्यकाल में प्रवेश करो, आप भक्ति सूफी आंदोलन देखो, आप कबीर को देखो, आप गुरु नानक को देखो, चैतन्य महाप्रभु को देखो, आप पंढरपुर के आंदोलन को देखो, आप जाति पाति का भेदभाव मिटाते हुए। वो कहते भक्ति उपजी द्रविड़ में लाए, रामानंद प्रकट करी कबीर ने सप्तद्वीप नौखंड। रामानंद को देखो आप, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। तो ये नवीन तरह से, यानी कि नवीनता के साथ जो आ रहा पुनर्जागरण, ये मॉडर्न का पुनर्जागरण बिल्कुल एकदम एक डिफरेंट टाइप का। आप देखे होंगे कहीं हम लोग पढ़े तो एक आंदोलन के रूप में पढ़े, एक जागरण के रूप में पढ़े, लेकिन एक पुनर्जागरण के रूप में यहां पढ़ रहे हैं। यानी कि प्राचीन काल के जो अच्छे मानदंड है, मध्यकाल के जो अच्छे मानदंड है, उसको अपना लेना। तभी तो स्वामी दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं, बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौट चलो। यानी कि वो क्या है, एक रिवाइवलिस्ट, यानी कि एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट का रूप लेते हैं कि हम अपने आप में ही सफिशिएंट। जैसे देवबंद आंदोलन आप देखोगे मुस्लिम कल्चर में, अहमदिया आंदोलन आप देखोगे, तो एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट के रूप में ये स्वदेशी टाइप के मूवमेंट हैं। तो आप इसमें देखोगे कि अब तक जो समाज में विचारधारा उत्पन्न हुई है, जो भी विदेशी आए भारत में, चाहे वो अरबी आए, चाहे आप देखो मुस्लिम आक्रमण हुआ, मुस्लिम तुर्की आक्रमण हुआ, जो भी विदेशी भारत में आक्रांता के रूप में आए, वो हमारे समाज में धीरे 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 एडजस्ट होते होते एक उसका रूप रंग ले लिए, मतलब एक समा गए बिल्कुल, और यहीं पर रह गए एक तरह से। लेकिन एक नए प्रकार का जो आक्रांता के रूप में आया, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका एक नया ही चेहरा सामने आया, उपनिवेशवादी चेहरा, साम्राज्यवादी चेहरा, यानी कि एक शोषण परक चेहरा आया। जो उपनिवेश यहाँ था, साम्राज्य ब्रिटेन में था, और जिसकी विविध नीतियां थी, और उस औपनिवेशिक नीतियों को पुष्ट करने के लिए, उसके जो है उसको एक तरह से कह लीजिए पुष्टिकरण के लिए, आंदोलन के लिए प्रवोक किया गया। इस आंदोलन का बहुत बड़ा फैक्टर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न एजुकेशन है, वेस्टर्न कंट्री है, यानी कि पाश्चात्य जगत और उसका शिक्षा प्रणाली, पाश्चात्य जगत और उसका एजुकेशन सिस्टम, प्रबुद्ध अंग्रेजों का योगदान, जैसे मैक्स मुलर, विलियम जोन्स, विल्किंस, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे, इस तरह का जो शोध अनुसंधान है, यानी कि प्रबुद्ध अंग्रेजों का भी उसमें योगदान है। प्रबुद्ध अंग्रेजों को अगर आप देखोगे तो वो भारत की गौरवमयी अतीत की जो संस्कृति है उसको उजागर करना चाह रहे हैं। तो एक तरह से बड़ा चैलेंजिंग समाज है, बड़ा चैलेंजिंग एटीट्यूड है, और ऐसे में अपने को एक तरह से उभारना। तो एक चीज़ तो हमें ये याद रखना है कि सत्यता की कसौटी पर, यानी कि हेगेल का एक कोटेशन है जो बार बार हम बोलते हैं, हेगेल जो जर्मन के महान दार्शनिक हैं हेगेल, उनका एक कोटेशन आप जरूर याद करना कि बिना पुनर्जागरण के
बिना पुनर्जागरण के धर्म सुधार संभव नहीं है। धर्म सुधार संभव नहीं है, संभव नहीं है। यानी कि नो रिफॉर्मेशन इज पॉसिबल विदाउट रेनेसां। यानी कि रेनेसां तो करना ही पड़ेगा। यानी कि अगर हम जो है धर्म सुधार की बात करते हैं तो समाज को जगाना पड़ेगा, पुनर्जागरण करना पड़ेगा। इसलिए आप विश्व में देखो, पहले पुनर्जागरण आता फिर धर्म सुधार आता। इसलिए भारत में देखो, पहले पुनर्जागरण आता फिर धर्म सुधार आता। भले बहुत फास्ट आए, वहां आने में सेंचुरी लग जाता है और यहाँ हाफ सेंचुरी में ही काम चल जाता है। राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती। यानी कि 1829 का ब्रह्म समाज और 1875 का बंबई का जो आर्य समाज है, वो आप देखो बिल्कुल अग्रेसिवनेस लेके आ जाता। यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती को हम लोग क्या कहते हैं? भारत का मार्टिन लूथर। और मार्टिन लूथर वाज द फादर ऑफ मॉडर्न जो है एक तरह से रिफॉर्मेशन। यानी कि जर्मनी के महान सपूत मार्टिन लूथर के नेतृत्व में, जो एक खुद में कैथोलिक होते हुए और कैथोलिक के जो है मतांधता का विरोध करना, और 95 थीसिस उन्होंने चस्पा कर दिया और बोले कि ये है वैकुंठ प्राप्ति, यानी कि मोक्ष का द्वार इससे मिलेगा। तो उन्होंने पूरा प्रोटेस्टेंटवाद को जन्म दिया। बहुत बड़ा एक सुधार आंदोलन हुआ, तब वहाँ परिवर्तन आ रहा। नहीं तो वहाँ तो आप देखोगे कि आस्था जो है, धर्म और आस्था, ये तर्क जो है, तर्क और वैज्ञानिकता उसकी गुलामी कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, धर्म में आस्था नहीं और आस्था में तर्क नहीं और तर्क में आस्था नहीं। तो ये कहीं ना कहीं उसके अधीन है, धर्म के अधीन है। और 1000 वर्षों तक यूरोप जो है अंधकार में रहता। यानी कि जो आपका प्राचीन मध्यकालीन यूरोप है उसको अंधकार कहते हैं और फिर प्रकाश की ओर बढ़ता। तो एक तो हमें एक चीज ये ध्यान में रखना है कि जो विश्व का इतिहास है उसे थोड़ा सा याद रखना। यानी कि जो विश्व का इतिहास है, विश्व इतिहास, उसको अगर हम लोग देखें तो वो उसका जो आप देखोगे फर्स्ट पार्ट तो 600 BC से लेकर और 500, और जो सेकेंड पार्ट है इसका वही 1453, और जो इसका लास्ट पार्ट है ये 2021। यानी कि ये जो है BC। अब आप देखोगे कि ये क्या है, ये जो है प्रकाश का युग है और ये अंधकार का युग है, जहाँ तर्क जो है गुलामी कर रहा धर्म का वर्चस्व है। यानी कि धर्म का वर्चस्व है किस पे? तर्क पर। और तर्क और बौद्धिकता का कोई माने नहीं है। और यहाँ आ रहा क्या? पुनर्जागरण। यहाँ पुनर्जागरण आ रहा। यानी कि अगर इसका पूरा हम लोग स्केच लें कि क्या है, धर्म को सुधारे बिना कोई समाज सुधार संभव नहीं है। यानी कि धर्म, यानी कि समस्त आप देखोगे लगभग सभी सामाजिक मान्यताएं, सभी सामाजिक जो कुरीतियां हैं वो कहीं ना कहीं धार्मिक मान्यताओं पर टिकी होती हैं। इसलिए धर्म और समाज सुधार आंदोलन होगा, समाज और धर्म सुधार आंदोलन नहीं होगा। उल्टा नहीं हमें सोचना। यानी कि धर्म को सुधार दें तो समाज अपने आप सुधर जाएगा, न कि समाज को सुधार दें धर्म सुधर जाएगा। इसलिए लिखा हुआ क्या मिलना चाहिए? यानी रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म, यानी कि मॉडर्न रिनेशन। तो वहां आप देखोगे यहाँ क्या है, यहाँ प्रकाश का समय है, यहाँ एक तरह से कह लीजिए प्रबोधन का काल है, और यहाँ डार्कनेस का काल है, और यहाँ पुनर्जागरण। यानी कि एक्टिवेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ A in C and renunciation of B in C is called renunciation। यानी कि किसी की स्वीकार्यता और किसी का परित्याग ही क्या है? पुनर्जागरण है। तो एक चीज हमें दिमाग में रखना कि इसका वैश्विक पृष्ठभूमि हमें लेके चलना।
तो एक जो कॉलम इसका आप देखोगे उसको आप बैकअप दोगे किससे? वैश्विक पृष्ठभूमि से दोगे। यानी कि एक इसका जो वैश्विक पृष्ठभूमि मिलेगा, जो विश्व इतिहास से आएगा, वैश्विक पृष्ठभूमि दोगे, यानी कि एक इसको बैकअप देना पड़ेगा, ग्लोबल बैकअप देना पड़ेगा। और इसके लिए हमें चलना पड़ेगा क्या? 15वीं सदी में। और 15वीं सदी क्या है? पुनर्जागरण की सेंचुरी है। इटली में पुनर्जागरण की शुरुआत हो रही है और इसकी जन्मस्थली कौन बन रही है? रोमन साम्राज्य में इटली बन रही। और 16वीं सदी को आप देखोगे तो 16वीं सदी को हम क्या कहते हैं? 16वीं सदी को हम धर्म सुधार की सेंचुरी कहते हैं। यानी कि मार्टिन लूथर के नेतृत्व में आप देखोगे तो प्रोटेस्टेंटवाद का जन्म होगा, मार्टिन लूथर। और भारत में स्वामी दयानंद सरस्वती। और इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे आप 17वीं सदी, और 17वीं सदी में आप देखोगे तो प्रतिभाएं दिखेंगी, प्रतिभाशालियों की सेंचुरी, प्रतिभाशालियों की सेंचुरी है ये, सेंचुरी ऑफ टैलेंटेड पर्सन। इसमें आपको दिखेंगे कौन? गैलीलियो दिखेंगे, इसमें आपको दिखेंगे कोपरनिकस दिखेंगे। कोपरनिकस हैं जो सोलर सिस्टम के जनक, कोपरनिकस देखेंगे। इसमें आपके कैपलर दिखेंगे, ये तिकड़ी को याद रखना है। और इसमें आपके गैलीलियो दिखेंगे, गैलीलियो। यानी कि ये जो तिकड़ी है इसको याद रखना है कि ये सेंचुरी ऑफ टैलेंटेड पर्सन है। और इसके बाद 18वीं सदी में जैसे ही आप प्रवेश करोगे आप देखोगे 18वीं सदी जो है वो विज्ञानवाद की सेंचुरी है। यानी कि अब ये समय आप देखो प्रबोधन का काल है, प्रबोधन की सेंचुरी है, साइंटिफिक इन्वेंशंस की सेंचुरी है। यानी कि एक तरह से अगर 1700 से लेकर और 1800 में आप विजिट करोगे वर्ल्ड में तो आपके बिल्कुल नक्शे ही बदल जाएंगे। यानी कि वह यूरोप जो डार्क में था, उस यूरोप की आप बात करो जो डार्कनेस में बीत रहा था उसका समय। आप याद करो कि जब हम लोग पढ़ रहे थे जो है यूरोपियों का भारत में आगमन, तो रोमन साम्राज्य, पश्चिमी रोमन साम्राज्य, पूर्वी रोमन साम्राज्य, एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई थी। तुर्की ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया था। यानी कि तुर्की के द्वारा कुस्तुनतुनिया या बाइजेंटाइन साम्राज्य या रोमन साम्राज्य या पूर्वी रोमन साम्राज्य 1453 ईस्वी में पूर्वी रोमन साम्राज्य पर कब्जा हो जाता है तुर्की का, और उसके कारण वो ट्रेड रूट ब्लॉक हो जाता है। यानी कि दो उद्देश्य आप देखो, वहां से व्यापार वाणिज्य के मार्ग रुक जाते हैं, और वेनिस और इटली यानी कि जेनेवा, वेनिस और इटली आप देखोगे कि मार्केट से बाहर हो जाते हैं। अरबी व्यापारी जो है मार्केट से बाहर हो जाते हैं और एक नए रूट का आविष्कार करके वास्को डिगामा आता है, और पुर्तगालियों का वर्चस्व पहले देखने को मिलता है। फिर डच आते हैं, फिर आप देखो धीरे धीरे अंग्रेज आते हैं, डच आते हैं, फिर फ्रेंच, स्वीडिश, डेनिश आते हैं, स्वीडिश आते हैं, फिर फ्रेंच आते हैं, फिर डेनिश आते हैं। यानी कि एक तरह एक तो धार्मिक कारण दिखाई देता है, ईसाई धर्म का बैलेंस करना इस्लाम धर्म से, और एक जो है इटली और वेनिस का जो जिनेवा का प्रभुत्व था व्यापार की दुनिया में, जो अरबी प्रभुत्व व्यापार के दुनिया में था, उसको एक तरह से समाप्त करना। ये आप देखोगे जिसके कारण आप देखो कि उस घटना के कारण पुनर्जागरण आ रहा। यानी कि अगर वो घटना नहीं होती तो भौगोलिक खोज अनुसंधान नहीं होता, और भौगोलिक खोज अनुसंधान नहीं होता तो कुतुबनुमा और कंपस का आविष्कार नहीं होता, क्योंकि उसके लिए अक्षांश, देशांतर और एक तरह से कह लीजिए एस्ट्रोलैब और एक तरह से कैंपस का आविष्कार की जरूरत रही। प्रबोधन आया, रीजनिंग आया, लॉजिक आया, साइंटिफिक टेम्परामेंट आया, तर्कवाद आया और वैज्ञानिकता आई, खोज अनुसंधान आए, और सबसे बड़ा जो पुनर्जागरण का थीम था मानववाद आया, जिसमें मानव को केंद्र बिंदु में रखकर और हम पूरे शोध अनुसंधान करते हैं।
एक मानव का जो मानवीयता का पॉइंट खो गया था उसको खोजने का प्रयास किया गया, तर्कवाद को खोजने का प्रयास किया गया, मानवीय मूल्यों को खोजने का प्रयास किया गया। वो पुनर्जागरण का थीम था। तो कहीं आप नोट कर लेना इसको, मानववाद इज द एक्सिस पॉइंट ऑफ रेनेसां। ये कहीं ना कहीं खो गया था। मानववाद को ले आना, मानववाद को केंद्र बिंदु बनाकर और इस पुनर्जागरण को देखना। तो एक बेसिक पृष्ठभूमि लेके चलना है कि सेंचुरी ऑफ रेनेसां, सेंचुरी ऑफ रिफॉर्मेशन, सेंचुरी ऑफ टैलेंटेड पर्सन। आप देखो धर्म का इतना प्रभाव रहता है कि गैलीलियो, केपलर और ये जो कोपरनिकस हैं, इनकी बातों को प्रकाशित तब किया जाता है जब इनकी डेथ हो जाती है। क्योंकि 1600 ईस्वी में आप देखो ब्रूनो को जिंदा जला दिया गया था। यानी कि 1600 ईस्वी में ब्रूनो को जिंदा जला दिया गया। इसका मतलब धर्म का प्रभाव अभी भी वहां बरकरार है। इसका मतलब तर्क का कोई मायने नहीं है। आप सत्यता को तर्क की कसौटी पर कितना खरा उतारते हो, दैट डजंट मैटर इन द यूरोपियन सोसाइटी। अब आप सोचो यूरोपीय समाज कितना अंधकार में रहा है और जब वो प्रकाश में आया तो अपनी लाइट इंडियन समाज को देना चाह रहा, और कारण में वो अपनी एक उपस्थिति वाह कारण में दिखा रहा। तो ढेर सारे कारण उसका अध्ययन करेंगे हम लोग, लेकिन पहले आप बेसिक पृष्ठभूमि को समझो। यानी कि बेसिक पृष्ठभूमि जब समझ में आएगी तब आपको एक चीज उभर कर आएगा कि इसका जो है बैकग्राउंड कहाँ से आ रहा। अब आप देखो कि यहाँ देखो, यहाँ 18वीं सदी का जो विश्व है वो विज्ञानवाद है। यानी कि विज्ञान सिर चढ़ के बोल रहा है। और वहीं हमारे यहाँ देखो आप, तो हमारे यहाँ आप देखोगे तो औरंगजेब के डेथ के बाद एक तरह से डिक्लाइन ऑफ मुगल इंडिया शुरू हो गया। यानी कि हमारे यहाँ समाज देखोगे आप तो 18वीं सदी का समाज क्या है, एक तरह से कह लीजिए संघर्ष का समाज, पतनोन्मुखी समाज दिखाई दे रहा। क्योंकि केंद्रीय सत्ता कमजोर हो रही, और केंद्रीय सत्ता कमजोर हो रही है तो क्षेत्रवाद मजबूत हो रहा, क्षेत्रीय पावर उभर कर आ रहे हैं। और ऐसे समय में आप देखोगे तो क्षेत्रीय संस्कृतियों का तो जन्म होगा, क्षेत्रीय चित्रकला का तो जन्म होगा, लेकिन उसको केंद्रीय संरक्षण नहीं मिले। ऐसे भारत का नक्शा जिसमें आपने देखा मोहम्मद शाह रंगीला का समय, प्लासी बक्सर की लड़ाई, एंग्लो मराठा लड़ाई, एंग्लो मैसूर लड़ाई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिका की क्रांति, यानी कि सारा आप देखोगे तो 18वीं सदी के भारत में हो रहा। और 18वीं सदी का विश्व, एज ऑफ इनलाइटनमेंट, 18वीं सदी का भारत, यानी कि कहीं ना कहीं डार्कनेस में। तो इन चीज़ों को हमें थोड़ा सा बखूबी ध्यान में रखना पड़ेगा, तब हम इन पर आ पाएंगे। तब इसके प्रकृति का अध्ययन करेंगे हम, तब इसके कॉन्सिक्वेंटेड का अध्ययन करेंगे, परिणाम का अध्ययन करेंगे। तब हम लोग आएंगे कि कहाँ राजा राम मोहन राय और आर्य समाज, और ये तो तथ्यात्मक बिंदु है, उसको कर लेंगे हम लोग। लेकिन एंट्री करने से पहले हम पहले ये देख लें कि व्हाट वेयर द फैक्टर्स विच वेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेनेसां। तो कारण पर अब हम लोग आना चाह रहे हैं। तो एक बैकग्राउंड आपको लेके चलना पड़ेगा। इसके बाद आप देखो कि इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके लिए उत्तरदायी जो है कारक क्या हो सकते हैं। इसके लिए अगर उत्तरदायी कारण का आप अध्ययन करोगे, यानी कि क्या कारण हो सकते हैं, तो कारण के रूप में आप देखो तो कारण के रूप में आप कह सकते हो कि इसमें जो है दो कारण हम लोग देखेंगे। एक तो आंतरिक कारण है, आंतरिक कारण है यानी कि इंटरनल फैक्टर है, और दूसरा आप देखोगे तो बाह्य कारण है। अब आंतरिक कारण में भी हम लोग देखें तो आंतरिक कारण में जैसे राजनीतिक कारण है, इसके आप फैक्टर्स अगर देखोगे तो राजनीतिक कारण है, राजनीतिक कारण है,
दूसरा आप देखोगे तो इसमें आपको सामाजिक कारण नजर आएंगे, सामाजिक कारक हैं समाज में। तीसरा आप देखोगे तो धार्मिक कारण है, धार्मिक कारण नजर आएंगे। और नेक्स्ट आप देखोगे तो आर्थिक कारण भी नजर आएंगे, आर्थिक कारण भी इसके हैं। यानी कि ये जो कारण उपस्थित हो रहे हैं, ये जो कारण का आप अवलोकन कर रहे हो, ये कारण का अवलोकन आप कहाँ कर रहे हो? 18वीं सदी में। यानी कि 18वीं सदी का समाज, 18वीं सदी का धर्म कुरीतियों और अंधविश्वास से बोझिल हो रहा। जबकि इससे ठीक पहले आप देखो 15वीं 16वीं सदी भक्ति और सूफी का क्लाइमेक्स था। यानी कि भक्ति और सूफी को आप देखो तो भक्ति और सूफी एक आंदोलन के रूप में आ रहा, और उसमें भी जाति पाति और एक तरह से कह लीजिए सगुण साकार निर्गुण निराकार जैसे यहाँ भी विचारधारा है, तो वहाँ भी मूर्ति पूजा का कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। यहाँ भी आप देखोगे ब्रह्म समाज वालों को देखो आप, यानी कि कहीं कोई आप देखो तो सगुण साकार है, कहीं निर्गुण निराकार है। तो इसमें इस्लाम धर्म का भी पुट मिलेगा, इसमें आपका ईसाई धर्म का भी पुट मिलेगा। जैसे राजा राम मोहन राय को देखो आप, जेसस प्रिसेप्ट्स ऑफ जेसस के नाम से, ए गिफ्ट टू मोनोथिज्म के नाम से पत्र पत्रिकाओं का उन्होंने सृजन किया, एकेश्वरवादियों के लिए उपहार। अब एकेश्वरवाद का मतलब क्या है? ये इंगित कर रहा है कहीं ना कहीं, यानी कि ब्रह्म समाज का मतलब है निर्गुण निराकार स्वरूप है। निर्गुण निराकार स्वरूप है तो आप देखो इस्लाम धर्म के करीब आ रहा, मूर्ति पूजा का विरोध करेगा। तो एक चीज हमें दिमाग में रखना है कि अभी तो भक्ति और सूफी आंदोलन हुआ था, फिर 18वीं सदी का समाज कैसी कुरीतियों और अंधविश्वास से ग्रसित हो जा रहा। तो ये जो फैक्टर है, इसमें आप देखोगे एक बहुत बड़ा जो फैक्टर आपका नजर आ रहा, वो मुगल वंश का कहीं ना कहीं, यहाँ आप देखोगे तो मुगल वंश का पतन हो रहा। यानी कि मुगल वंश का जो पतन हो रहा है, ये बहुत बड़ा फैक्टर। यानी कि मुगल वंश का पतन हुआ और यूरोपीय कंपनियों का वर्चस्व धीरे धीरे आ रहा है, और जिसमें आप देखोगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने भारतीय प्रतिद्वंदियों को भी पराजित कर रहा और अपने यूरोपीय प्रतिद्वंदियों को भी पराजित कर रहा। यानी कि प्लासी और बक्सर के लड़ाई के बाद आप देखो कि उभरती हुई जो नेटिव ताकतें हैं यहाँ, जैसे मैसूर है, जैसे मराठा है, जैसे सिख है, उसको भी पराजित कर रहा। मैसूर हैं, मराठे हैं, सिख हैं, इनको भी ईस्ट इंडिया कंपनी वाले पराजित कर रहे हैं, और डच को भी पराजित कर रहे हैं, फ्रांसीसी को भी पराजित कर रहे हैं, स्वीडिश और डेनिश को भी पराजित कर रहे हैं। यानी कि एक प्रकार से आप देखो किस प्रकार का समाज बन रहा है कि डिक्लाइन एंड डाउनफॉल ऑफ मुगल इंडिया। यानी कि ये चीज हमें दिमाग में रखना कि जो राजनीतिक कारण है ये कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार, क्योंकि केंद्रीय सत्ता का धीरे धीरे पतन हो रहा है, और केंद्रीय सत्ता का पतन हो रहा है तो क्षेत्रीय इकाइयां धीरे धीरे मजबूत हो रही। यानी कि एक प्रकार से अगर देखा जाए तो ये चीज़ों को थोड़ा सा हमें अध्ययन करना। और फिर आप देखोगे सामाजिक कारक, अब सामाजिक कारक को आप देखो, और तीसरी चीज कि आपको एक नीति का अध्ययन करना पड़ेगा कि जो उपनिवेशवाद की विविध पॉलिसी इनकी है, जो उपनिवेशवाद के विविध जो स्टेप हैं उसको समझना पड़ेगा। क्योंकि 1600 से लेकर और प्लासी तक कंपनी क्या कर रही है, कंपनी जो व्यापार कर रही है वो भारत के पक्ष में, क्योंकि वो सोना चांदी लाती है और हमारा सामान अपने मार्केट में ले जा रही, और उसके बदले में हमें बुलियन मिल रहा। लेकिन जैसे ही प्लासी की लड़ाई हुई, आप देखो प्लासी के बाद जो है वाणिज्यिक पूंजीवाद का समय शुरू हो जाता। यानी कि आप इसके लिए जो है एक कारण के रूप में इसे भी दिमाग में रखना है कि उपनिवेशवाद के विविध चरण कैसे हैं। उपनिवेशवाद आप देखोगे, उपनिवेशवाद के जो विविध चरण हैं उसमें आप देखो एक चरण आपका क्या कह रहा है, यानी कि एक चरण कह रहा है कि 1600 से लेकर और 1757 तक प्लासी तक
और दूसरा चरण जो है 1757 से लेकर 1813 तक, और फिर 1813 से लेकर और आप देखो 1858 तक विद्रोह तक, और 1858 से लेकर और आज़ादी तक। ये जो चरण है आप इसको ध्यान में रखना, ये जो 3 चरण है हमारे, और इस चरण में समाज सुधार और धर्म सुधार आंदोलन हो रहा। इसका मतलब कि जो प्लासी से लेके 1813 तक चल रहा है उसमें जो बुलियन लेके आता था वो भी नहीं ले आ रहा, यानी कि हमारे राजस्व पर कब्जा करके और हमारे ही पैसे से निवेश करके और हमारे ही वस्तु को अपने मार्केट में ले जा रहा। यानी कि जो बुलियन ला रहा था वो बुलियन लाना बंद हो गया, यानी कि हमारे ही धन से युद्ध कर ले रहा है, चाहे वो आंग्ल मराठा लड़ाई हो, चाहे एंग्लो मैसूर वार हो, चाहे आप देखो जो है सिखों के साथ लड़ाई होगी आगे चल के, यानी कि धन हमारे ही लगा रहा 1813 तक। और 1813 के चार्टर एक्ट में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा जो आप देखोगे आंतरिक कारण के रूप में नहीं, बाह्य कारण के रूप में आएगा। तो ये आंतरिक कारण के रूप में आप देख रहे हो कि जो सामाजिक कुरीतियां हैं, जो धार्मिक अंधविश्वास है, जो अंग्रेजों के द्वारा किया गया आर्थिक शोषण है, जिससे गरीबी और बेरोजगारी उत्पन्न हो रही है, उससे अंधविश्वास को और बल मिल रहा, उससे समाज में कुरीतियां और आ रही। भाई जब आदमी को बदहाली रहेगा, आर्थिक तंगी रहेगा, गरीबी रहेगा, तो दास प्रथा को बढ़ावा मिलेगा, कन्यावध को बढ़ावा मिलेगा, नरबली प्रथा को बढ़ावा मिलेगा, सती प्रथा को बढ़ावा मिलेगा। सारे कहीं ना कहीं फैक्टर अर्थ से हैं जुड़े हुए, यानी कि अर्थ जो है बहुत सबल कारण है। और अंग्रेज ने शोषण करके बिल्कुल जमींदारी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, बिल्कुल समाज को बिल्कुल एकदम खंगाल डाला और लूटपाट करके बिल्कुल एकदम जो है जमीन विहीन बना दिया। और जिसके कारण आप देखो नक्सलाइट गतिविधियां हैं और दास प्रथा और सब आ जाएंगे धीरे धीरे। ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है। सामाजिक कारण में आप देखो सामाजिक कुरीतियां, सामाजिक कुरीतियों में आप देख सकते हो जैसे आपका एक तरह से कह लीजिए कि जो कन्यावध है, कन्यावध है और बाल विवाह है, बाल विवाह है, और एक तरह से कह लीजिए सती प्रथा है। आप ढेर सारे प्रथाओं को आप देखोगे, जैसे पर्दा प्रथा है, पर्दा प्रथा है, नरबली प्रथा है, ठगी प्रथा है, ठगी प्रथा है, दास प्रथा है, दास प्रथा जो है, और एक नरबली प्रथा है, नरबली प्रथा। अब आप देखो कि इसका एक बहुत, यानी कि ये जो परंपराएं हैं, अब समाज जो है बोझिल हो रहा है, समाज को प्रगतिशील बनाना है, इसलिए सुधार होना चाहिए। अब अंग्रेज पिट्स इंडिया एक्ट में क्या कह रहे हैं? अंग्रेज पिट्स इंडिया एक्ट में कह रहे हैं कि हम इंटरफियर नहीं करेंगे। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट क्या कह रहा है? अहस्तक्षेप की नीति की बात कर रहा है। सर जॉन शोर अहस्तक्षेप की नीति के लिए जाना जाता है, लेकिन वहीं 1813 का आप देखो, वो कह रहा सक्रिय हस्तक्षेप करेंगे हम। धार्मिक क्षेत्र में आप देखो ईसाई धर्म प्रचारक भेजे जा रहे हैं, सामाजिक क्षेत्र में वो कह रहे हैं कि हम कुरीतियों अंधविश्वास को हटाने का प्रयास करेंगे। तो जितने ये हैं, चाहे वो कन्यावध हो, ठगी प्रथा हो, सती प्रथा हो, नरबली प्रथा हो, ये आप देखो किस ड्यूरेशन में खत्म हो रहे हैं, इसी ड्यूरेशन में खत्म हो रहे हैं। यानी कि जो ये ड्यूरेशन आपका है, जो ये मुक्त व्यापार का चरण है, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं? मुक्त व्यापार का चरण। और ये मुक्त व्यापार का मतलब क्या है? इन्हें एकीकृत मार्केट बनाना, एकीकृत बाजार का निर्माण करना और बेहतर उपभोक्ता की तलाश है। इन्हें बेहतर उपभोक्ता चाहिए, यानी कि ये टारगेट लिए हुए हैं। इसलिए 1830 में ठगी प्रथा खत्म हो रही है।
1843 में दास प्रथा खत्म हो रही, 1844 में नरबली प्रथा खत्म हो रही है, 1829 में सती प्रथा समाप्त हो रही है। कन्यावध देखो आप, 1802 में कन्यावध को समाप्त किया जा रहा है। इससे पहले भी आप देखो 1795 में लॉर्ड वेलेस्ली के समय में, यानी कि इसको समाप्त किया जा रहा है। जो सर जॉन शोर आपके हैं और लॉर्ड वेलेस्ली का समय आ रहा है, यानी कि नरबली प्रथा, कन्यावध को समाप्त किया जा रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं ये फैक्टर बहुत मजबूती से कारक बन रहा, यानी कि सामाजिक कुरीतियों को सुधारना है, यानी कि धर्म को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि सभी सामाजिक कुरीतियां लगभग धार्मिक मान्यताओं पर आधारित। बैक टू वेदास, यानी कि जो मौलिक ग्रंथ हैं, मौलिक ग्रंथों में जो बातें कही गई हैं उसको मौलवी कैसे प्रस्तुत कर रहा है, उसको पुरोहित कैसे प्रस्तुत कर रहा है, दैट्स अ फैक्टर। उसको तोड़ मरोड़ के जनता के सामने ला रहा, यानी कि उसकी व्याख्या गलत ढंग से कर रहा, जो उसकी व्याख्या नहीं है, और हर व्यक्ति उसको पढ़ नहीं सकता, हर व्यक्ति उसको तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतर सकता। आप देखो उस समय का जो मध्यम वर्गीय समाज है, जो इस एक तरह से कह लीजिए आंदोलन का बहुत बड़ा एक सूत्रधार है, लेकिन वो कितना परसेंट है? 1% भी नहीं है पूरी आबादी का। यानी कि कहीं ना कहीं ये सामान्य वर्ग से तो बिल्कुल अलग था लग रहा। मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग के लोग इसमें दिख रहे हैं। ग्रामीण परिवेश में देखोगे इसकी धमक है ही नहीं है, यानी कि शहरी परिवेश में सिमट कर रह गया है। तो ये इसके स्वरूप को इंगित कर रहा है कि ये जन सामान्य का आंदोलन नहीं बन पा रहा। यानी कि नवीन जो उच्च मध्यम वर्गीय, जो नवीन मध्यम वर्गीय समाज है, ये अंग्रेजों का चहेता बन रहा शिक्षा प्राप्त करके। तो ये चीजों को हमें ध्यान रखना है। इसके बाद धार्मिक कारण में आप देखोगे तो धार्मिक कारण में जैसे आपका पुरोहितवाद है, पुरोहितवाद है, अवतारवाद है, अवतारवाद है, यज्ञवाद है, यज्ञवाद है, कर्मकांडवाद है, कर्मकांडवाद है, और एक तरह से बहुदेववाद है, बहुदेववाद है। ये जो चीज़ें हैं अंधविश्वास रूढ़ियाँ जो हमारी, क्योंकि जब तक हम परंपराओं में परिवर्तन नहीं लाएंगे तब तक आधुनिकता का जन्म नहीं होगा। यानी कि चेंज इन हेटेरोडॉक्स, चेंज इन ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशन रिजल्टेड इनटू मॉडर्न ट्रेडिशंस। यानी कि अगर आधुनिकता को लाना है तो परंपराओं में परिवर्तन लाना पड़ेगा। तो परंपराओं में परिवर्तन के द्वारा आधुनिकता का जन्म होता। तो ये चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ भी जो है धर्म के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में आवश्यकता महसूस होने लगी, और सुधारक की मौजूदगी में जब धर्म सुधारक आए, समाज सुधारक आए, तो इन चैलेंजेस को स्वीकार करने के लिए अपने समाज को प्रगतिशील बनाने का बीड़ा उठाया इन्होंने, जिसमें राजा राम मोहन राय, विवेकानंद और दयानंद सरस्वती सबकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। थियोसॉफिकल समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो एक चीज़ इसको ध्यान में रखना। अब यहाँ देखोगे आर्थिक कारण। अब आर्थिक कारण में कैसे आएगा? जैसे धन का निष्कासन, धन का निष्कासन। अब धन का निष्कासन, अब धन के निष्कासन से आप देखोगे अंग्रेजों की नीतियों का पर्दाफाश हो रहा है, और शोषण के परिणाम स्वरूप, शोषण के कारण आप देखो समाज में जो है जो गरीबी आ रही, और गरीबी के कारण आप देखो यानी कि दास प्रथा को बढ़ावा मिल रहा, कन्यावध को बढ़ावा मिल रहा, शिशुवध को बढ़ावा मिल रहा, यानी एक तरह से कह लीजिए कुरीतियों को बढ़ावा मिल रहा है इस बेरोजगारी और गरीबी के कारण। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल फैक्टर भी इसके लिए एक बहुत बड़ा कारण उपस्थित कर रहा है। इसके बाद आप देखोगे कि वाह्य कारण, वाह्य कारण के क्षेत्र में आप अगर देखो तो इसमें एक सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो 1813 का चार्टर एक्ट, ये बहुत बड़ा फैक्टर एक आपके लिए लाएगा।
1813 का चार्टर अधिनियम। और 1813 का चार्टर अधिनियम हमने बताया भी था कि धर्म के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, अर्थ के क्षेत्र में यानी कि व्यापार के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में आप देखोगे मौलिक परिवर्तन लाएगा। और इसकी व्याख्या भी हमने बताया था कि यहीं से आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जो है ग्लोबल इफेक्ट दिखाई देता। नेपोलियन बोनापार्ट की नीतियों के कारण, नेपोलियन बोनापार्ट की नीतियां इसमें परिलक्षित होती हैं। यानी कि अब धर्म के क्षेत्र में क्या है, ईसाई धर्म प्रचारक खुले रूप से आएंगे और समाज में जब आएंगे तो जाहिर सी बात है गरीबी है, बदहाली है, बेरोजगारी है, और वो प्रलोभन देकर और लोभ देकर और ईसाई धर्म में लोगों को परिवर्तित करेंगे, जिसके कारण एक बहुत बड़ा आएगा। यानी कि जिसके कारण आप देखो आगे चलकर स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया। इसी के कारण आप देखोगे शुद्धि आंदोलन आता है और उन्होंने धीरे धीरे जो यानी कि जा चुके हैं, जो ईसाई धर्म बन चुके हैं, स्वीकार कर चुके हैं, उनको समाज में अपने ले लेना, वेदों का पाठ पढ़ाना, यज्ञोपवीत संस्कार की सुविधा दे देना, शूद्रों को भी फैसिलिटी देना, महिलाओं को भी फैसिलिटी देना, पूरा खुला उन्होंने कर दिया एकदम। यानी कि रिवाइवलिस्ट मूवमेंट के रूप में। यानी कि किसी को सीखना है तो हमसे सीखे, हम उससे नहीं सीखेंगे। तो ये एक तरह से ये दिमाग में रखना है कि 1813 का चार्टर एक्ट भी इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि कोई भी सुधारक आप देखो 1813 से पहले नहीं है। चाहे वो राजा राम मोहन राय हो, ब्रह्म समाज हो, राजा राम मोहन राय की आत्मीय सभा जो है वो 1814 में स्थापित होती है, 1814-15 में, क्योंकि 1814 में वो सरकारी नौकरी छोड़ देते हैं। यानी कि डिग्वी के दफ्तर में थे, डिग्वी के दफ्तर में दीवान का काम कर रहे थे और उन्होंने वहाँ सरकारी नौकरी छोड़ दिया और एकेश्वरवाद की ओर बढ़ने लगे और ब्रह्म समाज के संबंधित कार्य को उन्होंने आगे बढ़ाने लगे। इसी के बाद आप देखोगे धर्म और समाज सुधार आंदोलन आएगा। और यहाँ दूसरा पक्ष क्या है, समाज। समाज में क्या कह रहे हैं कि अब हम सक्रिय हस्तक्षेप करेंगे, यानी कि भारतीय रीति रिवाज और परंपराओं में सक्रिय हस्तक्षेप किया जाएगा। तो ये समाज के क्षेत्र में है। अर्थ या व्यापार के क्षेत्र में आप देखो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि ब्रिटेन में भी उद्योग धंधों का खूब विकास हो रहा और ब्रिटेन में भी आप देखो पूंजीपति वर्ग और औद्योगिक वर्ग का जन्म हो रहा। अब वो भी व्यापार करेंगे भारत के साथ, तो इसलिए कंपनी का मोनोपोली समाप्त ही होना। नहीं तो 1600 ईस्वी से आप देखो कंपनी की ट्रेड मोनोपोली बनी हुई है, एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा दो दिया गया। यानी कि 1600 से 1813 तक कंपनी ट्रेड मोनोपोली कर रही, यानी कि अन्य कोई अथराइज्ड नहीं है व्यापार करने के लिए। लेकिन क्या ऐसा ग्लोबल फैक्टर आया कि 1813 के चार्टर एक्ट में इनकी ट्रेड मोनोपोली एबोलिस्ट हो गई। आप ठंडे दिमाग से सोचो कि इनकी ट्रेड मोनोपोली वाज एबोलिस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, और इट वाज टोटली एबोलिस्ट इन नेक्स्ट चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट में देखोगे आप तो ये टोटली एबोलिस्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से इसे भी अध्ययन करना है। शिक्षा को आपने देखा कि 1 लाख रुपए शिक्षा के प्रगति पर अंग्रेज कहते हैं कि प्रतिवर्ष हम खत्म करेंगे। यानी कि कहते हैं कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने की बात करते हैं अंग्रेज। लेकिन वो बाद में आंग्ल प्राच्य विवाद के रूप में उभरने लगता है और बाद में उसका समाधान होता है 1835 में, जब फारसी के स्थान पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना दिया गया। तो इन चीज़ों को हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। यानी कि ईसाई धर्म का प्रकरण कहाँ से आ रहा है, इसी चार्टर एक्ट से आ रहा। इसके बाद अगर वाय कारण में एक और कारण आप देखोगे तो यानी कि पाश्चात्य जगत के साथ संपर्क, पाश्चात्य जगत और उसकी शिक्षा प्रणाली, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है। यानी कि पाश्चात्य जगत के साथ जो हमारा कांटेक्ट हो रहा है, क्योंकि ये अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहा है। तो हम भी गैरिबाल्डी की कहानी पढ़ रहे हैं कि अंग्रेजी का ज्ञान हो जाना,
यानी कि अंग्रेज और अंग्रेजी इसका बहुत बड़ा फैक्टर, क्योंकि वो अपने को क्या समझ रहा, बेहतर समझ रहा, और बेहतरी का पाठ पढ़ाने हमें आ रहा, और उसमें वो आधार ले रहा क्या, क्योंकि हमारा समाज और अंधविश्वास और कुरीतियों से ग्रसित हो गया, तो उसमें एक आधार ले रहा कि भाई हम शासन प्रशासन तभी चला सकते हैं जब भारतीय समाज को हम प्रगतिशील बनाएं, जब इस समाज को हम एक तरह से कह लीजिए कि उन्नतशील बनाएं, प्रगतिशील बनाएं, और प्रगतिशील बनेगा तो कुरीतियों और अंधविश्वास को खत्म करके बनाया जाएगा। ऐसे में आप देखो ये समर्थन लेकर, यानी कि राजा राम मोहन राय को देखो समर्थन लेकर एक प्रगतिशील समाज का निर्माण करना चाह रहे हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को आप देखो, सर सैयद अहमद खां को देखो आप, अलीगढ़ आंदोलन, ये लोग क्या है कि एक प्रगतिशील निर्माण, प्रगतिशील समाज के निर्माण के लिए पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य शिक्षा और पाश्चात्य विचारों का अनुसरण कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर आप देखोगे बहुत से ऐसे आंदोलन हैं जो कहते हैं नहीं, हमारे अंधविश्वास कुरीतियों को आप डोंट इंटरफियर, यानी कि एक तरह से अपरिवर्तनवादी हैं, रूढ़िवादी हैं। जैसे राधाकांत देव को आप देखोगे, वो कहते हैं देयर शुड बी नो चेंज इन आवर सोसाइटी, हम जैसे हैं हम प्रगतिशील हैं, हमारे अंदर कोई परिवर्तन लाने की ज़रूरत नहीं है, हम बेहतर हैं, हम दूसरे को देंगे सीख। तो ये चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके बाद आप देखोगे तो प्रबुद्ध अंग्रेजों का योगदान, प्रबुद्ध अंग्रेजों का योगदान, प्रबुद्ध अंग्रेजों का योगदान, और इसमें आप देखोगे कहीं ना कहीं जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है उसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। जो आप देखोगे 1784 में जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का मुख्य उद्देश्य क्या है? उपलब्ध ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद करना, जैसे श्रीमद् भागवत गीता है, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम है, जैसे मनुस्मृति है, जैसे हितोपदेश है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद होगा तब वो हमारे समाज के मर्म को जानेंगे। जैसे आप देखो कि सर सैयद अहमद खां मुस्लिम समाज को जागरूक बनाने के लिए प्रयास कर रहे थे, तो उन्होंने 1864 में गाजीपुर में साइंटिफिक सभा की स्थापना कर दिया। यानी कि जो साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में गांधीपुर में स्थापित हुई, उसका मूल उद्देश्य क्या था? उपलब्ध ग्रंथों का उर्दू में अनुवाद करना। यानी कि अगर उपलब्ध ग्रंथों का उर्दू में अनुवाद होगा तभी मुस्लिम समाज उसके प्रति उस शिक्षा ले लेगा, तभी जागरूक होगा। और यहाँ उपलब्ध ग्रंथों का, क्योंकि हमारे समाज को उनको जानना है, इसलिए लिटरेचर जो है उसको अनुवाद करेंगे, क्योंकि साहित्य समाज का आईना होता है। तो इन फैक्टर को बहुत अच्छी तरह से आपको ध्यान रखना है कि व्हाट वेयर द फैक्टर्स विच वेर रिस्पॉन्सिबल। तो ये जो प्रबुद्ध अंग्रेज हैं ये भारतीय गौरवमयी संस्कृति को उजागर कर रहे हैं। जैसे मैक्स मुलर हैं, विलियम जोन्स हैं, विल्किंस हैं जो भागवत गीता का अनुवाद कर रहे हैं, विलियम जोन्स हैं जो एक तरह से कह लीजिए कि अभिज्ञान शाकुंतलम। यानी कि आप देखो अगर विश्व की पहली अगर देखा जाए, यानी कि सबसे ज़्यादा अगर भाषाओं में अनुदित पुस्तक देखा जाए तो वो आपका बाइबिल है, और उसके बाद अगर देखा जाए तो पंचतंत्र की कहानियाँ। यानी कि एक प्रकार से अब अगर देखोगे आप तो प्रबुद्ध अंग्रेजों का योगदान। और इसके बाद जो महत्वपूर्ण अग्नि में जो घी का काम कर रहा है वो कर रहा प्रिंटिंग प्रेस, यानी कि छापा खाना। छापा खाना का बहुत बड़ा योगदान है, यानी कि प्रेस है, समाचार पत्र है, समाचार पत्र है, इनका बहुत बड़ा योगदान है जो आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे। प्रेस है, समाचार पत्र हैं, ये घी में अग्नि, यानी कि अग्नि में घी का काम कर रहे हैं। प्रिंटिंग प्रेस है, आप देखो जो प्रिंटिंग प्रेस है वो कौन लेके आए? पुर्तगाली लेके आए। यानी कि गोवा में आप देखो 1550 में गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हो जाती है, जिसमें 57 में पहली पुस्तक प्रकाशित होती है। जबकि 1684 में बंबई में अंग्रेजों का प्रिंटिंग प्रेस स्थापित होता है।
और गुटेनबर्ग का जो प्रिंटिंग प्रेस है वो 15वीं शताब्दी का है, और जो गोवा में प्रिंटिंग प्रेस स्थापित हो रहा है वो 16वीं शताब्दी में हो रहा है, और जो अंग्रेज अपना प्रिंटिंग प्रेस स्थापित कर रहा है वो 17वीं शताब्दी में स्थापित कर रहा। तो इसका बहुत बड़ा योगदान रहा, यानी कि सूचनाओं को संप्रेषित करना, ऑल ओवर इंडिया इसका प्रचार प्रसार करना, इसमें बड़ी अहम भूमिका रही है किसकी? इस प्रिंटिंग प्रेस की रही। तो ये बाह्य कारण के रूप में जो 4 फैक्टर दिखाई दे रहा और आंतरिक कारण के रूप में जो 4 फैक्टर दिखाई दे रहा, इसका बखूबी अध्ययन करना और इसको समझना। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसका जो है ये ध्यान रखना आप बेहतर तरीके से इसको, क्योंकि उपनिवेशवाद के विविध चरण इसमें लगातार चलते रहेंगे। इसके बाद हम लोग जो फैक्टर एक अध्ययन करेंगे इसका, जो आपको मौलिक कारण के रूप में दिखाई दे रहा है, व्हाट इज इट्स रियल नेचर। ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो बड़ा उलझा हुआ है, जो स्टूडेंट या जो विद्यार्थियों के लिए बड़ा एक मूलभूत समस्या बना हुआ है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस रिनेशा, यानी कि इसकी प्रकृति क्या है, इसका स्वरूप क्या है। यानी कि इसके स्वरूप पर अगर अध्ययन किया जाए तो आप देखो इसका स्वरूप कैसा है। इसके स्वरूप को लेकर आप देखोगे 2 प्रकार की विचारधाराओं का जन्म होगा। एक तो इसका स्वदेशी स्वरूप आप देखोगे, स्वदेशी स्वरूप है, यानी कि इसका प्राच्य स्वरूप, जिसको हम लोग ओरिएंटल नेचर कहते हैं, स्वदेशी स्वरूप है। इसमें भी 2 प्रकार की विचारधाराएं जन्म लेंगी। इसको आराम से आप पढ़ लोगे और कभी भी आएगा तो मेंस में भी आप लिख सकते हो, क्योंकि ये स्पेशली मेंस के टॉपिक अभी हम लोग टच कर रहे हैं। कुछ फैक्ट इसमें है, जब तक इसको नहीं समझोगे आप वो वाला फैक्टर समझ में नहीं आएगा। इसके बाद आप देखोगे इसका दूसरा जो स्वरूप है ये इसका विदेशी स्वरूप, विदेशी स्वरूप है, यानी कि पाश्चात्य प्रभावित, पाश्चात्य प्रभावित। इसमें भी 2 प्रकार की विचारधाराओं का जन्म होगा। इसमें भी 2 ग्रुप्स आप बना सकते हो, यानी कि इस तरह से आप देखो तो इसको आप पढ़ सकते हो बढ़िया से। यहाँ एक जो तबका आ रहा है इसको हम लोग कहते हैं यथा स्थितिवादी, स्थितिवादी है। ये कहता है हमें डोंट टच मी, डोंट टच माई सोसाइटी, देयर शुड बी नो चेंज। इसको हम लोग कह सकते हैं अपरिवर्तनवादी, या इसको आप एक चीज और कह सकते हो कि बहुत रूढ़िवादी है या परंपरावादी। ये सुधार नहीं चाहता, ये परंपरावादी है, परंपरावादी है और ये सुधार के पक्षधर नहीं है। और ये कह रहा है क्या, देयर शुड बी नो चेंज, यानी कि हमारी जो संस्कृति है ये संपन्न है, समृद्ध है, समृद्ध है और संपन्न है, संपन्न है, इसमें परिवर्तन की जरूरत नहीं है। देयर शुड बी नो चेंज। इसको आप कहोगे कि जैसे एक राधाकांत देव हैं, धर्म सभा की उन्होंने स्थापना किया। बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे कलकत्ता में, इनके द्वारा राधाकांत देव, राधाकांत देव का नाम आप याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन आता है। ये राजा राम मोहन राय के कट्टर विरोधी थे, यानी कि ये क्या कहते हैं कि देयर शुड बी नो चेंज इन सोसाइटी, किसी भी प्रकार के परिवर्तन के ये विरोधी हैं, यानी कि रूढ़िवादी टाइप के हैं, यानी कि हेटेरोडॉक्स स्कूल ऑफ थॉट के अपोजिट हैं, ऑर्थोडॉक्स टाइप के राधाकांत देव। और ये जो है जब राजा राम मोहन राय चले गए लंदन तो उनके अनुपस्थिति में इन्होंने एक धर्म सभा डाल दिया कलकत्ता में, जो एक रूढ़िवादी संस्था थी। तो बहुत से लोग ये चाहते थे कि भाई न नया न पुराना, बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए हमें, हम पुरानी संस्कृति से खुश हैं। जो हमारे रीति रिवाज हैं, जो हमारे परंपराएं हैं, जो हमारी कुरीतियां हैं, वो आवश्यकता होगी तो हम सुधार लेंगे, उसमें परिवर्तन की ज़रूरत नहीं है, वो सही है। तो एक ग्रुप तो ये है। और दूसरा ग्रुप आप इसका देखोगे तो दूसरा ग्रुप जो है
ये रिवाइवलिस्ट टाइप का है, यानी कि पुनर्स्थापनावादी। इनको हम लोग कह सकते हैं पुनरुत्थानवादी हैं या रिवाइवलिस्ट टाइप के हैं, रिवाइवलिस्ट टाइप के, रिवाइवल करना चाहते हैं। यानी कि रिवाइवलिस्ट टाइप का जो है ये मूवमेंट, एक तरह से ये स्कूल ऑफ थॉट है जिसमें आप रख सकते हो आर्य समाज को। आर्य समाज को आप इसमें रख सकते हो, जो 1875 में बम्बई में स्थापित हुआ, बम्बई का आर्य समाज, और जिसमें आप देखोगे स्वामी दयानंद सरस्वती की विचारधारा, स्वामी दयानंद सरस्वती की विचारधारा, सत्यार्थ प्रकाश की विचारधारा, सरस्वती की विचारधारा इसमें आएगी। यानी कि पश्चिम भारत में पुनर्जागरण के लिए बड़ी मशहूर संस्था है क्या, आर्य समाज। और इसके बाद आप देखोगे कि एक स्कूल ऑफ थॉट है आपका सहारनपुर में है, उत्तर प्रदेश, देवबंद स्कूल ऑफ थॉट, देवबंद आंदोलन है, देवबंद आंदोलन है, अहमदिया आंदोलन है, अहमदिया आंदोलन, मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा अहमदिया आंदोलन चलाया गया। और ये रिवाइवलिस्ट आंदोलन है, ये चाहते हैं कि हम अपने विशुद्ध स्वरूप में पुनः प्राप्त कर लें, यानी कि कुरान और हदीस को प्राप्त करना, कुरान और हदीस को रिवाइवल करना, इसी को शुद्ध रूप से प्राप्त करना इनका उद्देश्य है। और ये एक तरह से कह लीजिए कि विरोध करते हैं पाश्चात्य संस्कृति का और पाश्चात्य शिक्षा का, अंग्रेजी शिक्षा का ये विरोध करते हैं। अंग्रेज़ों के विरुद्ध ये एक तरह से कह लीजिए जिहाद छेड़ते हैं, देवबंद स्कूल ऑफ थॉट। और इसको आप देखोगे तो 1867 ऑनवर्ड है, जिसमें ननोत्वई हैं, गोंगोही हैं, रशीद अहमद, महमूदुल हसन है, सिबली नोमानी है, बाद में जुड़ जाते हैं। और इसमें मिर्ज़ा गुलाम अहमद हैं जो पंजाब में कादियान के आसपास, ये कादियानी आंदोलन भी इसको कहते हैं। तो ये जो आंदोलन है ये रिवाइवलिस्ट टाइप के हैं। जैसे स्वामीनाथ दयानंद सरस्वती को आप देखो, बैक टू वेदास, यानी कि वेदों की ओर लौटो, आप वैदिक समाज की ओर लौटो। ये एक रिवाइवलिस्ट आंदोलन है, ये आंग्ल शिक्षा को नहीं मानते हैं, ये पाश्चात्य शिक्षा को नहीं मानते हैं, उसका विरोध करते हैं, ये अंग्रेजी और अंग्रेज का विरोध करते हैं। और ये अग्रेसिव टाइप के हैं, ये कहते हैं कि नहीं, हम अपने प्राचीन जो हमारी संस्थाएं, प्राचीन जो हमारा समाज है उसको हम रिवाइवल करेंगे और उससे हम जो है इस समाज को प्रगतिशील बनाएंगे। तो बैक टू वेदास का नारा है, आप देखो। और इसीलिए आप देखो कि जो अलीगढ़ आंदोलन है वो एक तरह से कांग्रेस का विरोध करता है, लेकिन ये कांग्रेस का समर्थन करते हैं देवबंद स्कूल ऑफ थॉट वाले। तो एक तरह से दिमाग में ये रखना है कि आर्य समाज है, देवबंद स्कूल ऑफ थॉट है, अहमदिया समाज, अहमदिया आंदोलन है, मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा जो चलाया गया, ये एक तरह से पुनरुत्थानवादी आंदोलन है, पुनर्स्थापनावादी आंदोलन है, स्वदेशी वाले तर्ज पर। और फिर आओ आप पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित या पाश्चात्य विचारधारा के अंतर्गत अगर आप इसको देखो तो पाश्चात्य विचारधारा के अंतर्गत आप देखोगे तो एक आपके हैं प्रगतिशील समाज। इसमें एक प्रगतिशील जो है विचारधारा आती है, प्रगतिशील विचारधारा में आप देखोगे इसमें जो है प्राच्य पाश्चात्य दोनों का समर्थन करते हैं, यानी कि पाश्चात्य विचार से भी प्रभावित हैं और प्राच्य विचार से भी प्रभावित हैं, यानी कि दोनों के मानदंड को लेना चाहते हैं। और आप इसमें समझ रहे हो कि ब्रह्म समाज आ जाएगा, ब्रह्म समाज आ जाएगा। ब्रह्म समाज है, राजा राम मोहन राय हैं, राजा राम मोहन राय, यानी कि 1829 ऑनवर्ड। इसके बाद आप देखोगे इन्हीं के प्रभावों से आप देखोगे जैसे प्रार्थना समाज आएगा, बम्बई का प्रार्थना समाज, और आपका वेद समाज आएगा धरालू नायडू का। तो इस तरह से आप देखोगे कि ये पाश्चात्य और प्राच्य विवाद में सब मतलब विचारधाराओं को, यानी कि पाश्चात्य के भी अच्छे मानदंड को लेना चाहते हैं और प्राच्य के भी अच्छे मानदंड को लेकर एक प्रगतिशील समाज का निर्माण करना चाहते हैं।
जैसे राजा राम मोहन राय को देखो आप, दर्जनों भाषाओं के ज्ञाता, यानी कि राजा राम मोहन राय का अगर आप अध्ययन करोगे तो आप देखोगे कि इनके पास जो है अरबी, फारसी, संस्कृत, बंगाली, हिब्रू, लैटिन, यानी कई भाषाओं का ज्ञान। इसीलिए इनको प्राच्य और पाश्चात्य के मध्य सेतु कहते हैं, यानी कि ये रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ब्रिज बिटवीन एंग्लिकन एंड ओरिएंटल। प्राच्य और पाश्चात्य संस्कृति का एक तरह से प्रतिबिंबन है राजा राम मोहन राय। और इनके पास कहा जाता है कि दो घर थे, जिसमें एक घर जो था उसमें सब कुछ यूरोपीय था, लेकिन उसमें जो राजा राम मोहन राय रहते थे वह एक भारतीय थे। दूसरा घर था उसमें सब कुछ भारतीय था, लेकिन जो राजा राम मोहन राय विचारधारा लेके रहते थे वो पाश्चात्य विचारधारा लेके रहते। तो इस तरह से के ही प्रेजेंट जो कहते हैं कि भूत और भविष्य के बीच कड़ी का काम करते हैं। तो भूत किसको कहा गया, यानी कि अतीत जो है भारतीयों को कहा गया और भविष्य जो है अंग्रेजों को कहा गया। तो दोनों के मध्य का ये प्रतिनिधित्व करते हैं राजा राम मोहन राय। तो ये प्रगतिशील स्कूल ऑफ थॉट है। इसी में आप देखोगे जैसे रामकृष्ण मठ और मिशन आ जाएगा, रामकृष्ण मठ और मिशन, वो मिशन आ जाएगा। स्वामी विवेकानंद के विचार आप देखो, स्वामी विवेकानंद का आप विचार पढ़ोगे तो इसमें पूरी तरह आ जाएगा क्या, मानववाद उभर कर आएगा। यानी कि मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा, मानव सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं। तो एक तरह से एक रूप आप इनको देखो, क्योंकि स्वामी विवेकानंद की जो शिक्षा दीक्षा हुई थी वही हिंदू कॉलेज, यानी कि ब्रह्म समाज का थोड़ा थोड़ा प्रभाव इन पे दिख रहा था। और वही हिंदू कॉलेज बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज में बदलता, तो कहीं ना कहीं इन पर वो विचारधारा दिखेगी। लेकिन रामकृष्ण परमहंस के मिलने के बाद इनके विचारधारा में जो है वो बदलाव आता है। तो ये एक कह लीजिए कि प्रत्यक्ष सुधारक नहीं थे, इनका एक विचार था कि किसी को आध्यात्मिक बना दो, किसी में अध्यात्मवाद जगा दो तो देश प्रेम जग जाएगा, और जब देश प्रेम जग जाएगा तो वो कुरीतियों अंधविश्वास को दूर कर लेगा। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। इसीलिए आप देखो उनके प्रभाव में आकर ये मूर्ति पूजा का एक तरह से आप देखोगे तो विरोध नहीं करते, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर में काली मंदिर के पुजारी थे। तो एक प्रकार से आप देखोगे तो इनमें जो है पहले ब्रह्म समाज का प्रभाव दिखाई देता है, बाद में रामकृष्ण मठ और मिशन में मिशनरी गतिविधियों का एक जो है प्रचार प्रसार करते हैं। और ये कहते हैं कि पाश्चात्य जगत से भी हमें लेना, हमें कूप मंडूक बन के नहीं रहना। और आपने देखा भी कि शिकागो कॉन्फ्रेंस में इन्होंने विश्व की पहली धर्म संसद में भारतीयों का प्रतिनिधित्व किया, और वहाँ जो आगाज किया भाइयों और बहनों। और उसके बाद पेरिस में जो होने वाली फ्रांस में जो दूसरी विश्व धर्म संसद थी 1900 ईस्वी में हुई, वहाँ भी ये शिरकत लेने गए थे। यानी कि साइक्लोनिक मंक ऑफ इंडिया, प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन जैसे पत्र पत्रिकाओं के संपादक स्वामी विवेकानंद। तो एक प्रकार से अगर आप देखो तो ये प्रगतिशील विचारधारा के जो है परिचायक, जो प्राच्य के भी समर्थक हैं और पाश्चात्य के भी समर्थक। और इसी प्रकार से आप देखोगे तो यहाँ जो एक विचारधारा आ रही है वो रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट आ रही है, यानी कि इसको हम अतिवादी विचारधारा कहेंगे। और इसको हम लोग अतिवादी विचारधारा कहते हैं, रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट, जो उसने अति कर दिया। और इसमें आएंगे कौन, यंग बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल आंदोलन वाले आएंगे। इसमें युवा भारत वाले लोग, यानी कि यंग बंगाल मूवमेंट। और इसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं, हेनरी विवियन डेरोजियो, हेनरी विवियन डेरोजियो। और हेनरी विवियन डेरोजियो को जो है आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि कहा जाता है, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि इनको कहा जाता है। कविताओं के माध्यम से जो है ये अपनी बातों को प्रस्तुत करते थे, हेनरी विवियन डेरोजियो। और ये मैजनी के युवा इटली से प्रभावित थे, फ्रांसीसी विचारधारा से प्रभावित थे, लेकिन बदलाव इनको नहीं, न पुराना न नया, एक नया विचार प्रस्तुत करना चाहते थे।
यानी कि घृणा करने लगे भारतीय सभ्यता और संस्कृति एक तरह से, और मांस मदिरा को अलाउ कर दिए, और जगह जगह पर डिबेटिंग क्लब और एक तरह से अग्रेसिव विचार रखने लगे। और आप देखो ये हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर रहते हैं, लेकिन बाद में इनको हटा दिया जाता है और उसी वर्ष इनका देहांत भी हो जाता है 1831। तो 1809 में ये पैदा होते हैं और 1831 में इनकी डेथ हो जाती है। यानी कि डिबेटिंग क्लब है, और एक ईस्ट इंडिया पत्रिका इन्होंने निकाला, डिबेटिंग क्लब है, और एक तरह से कह लीजिए कि सभा की स्थापना इन्होंने किया, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के विचारों से ये प्रभावित रहे, युवाओं को जगाते थे ये, और एक तरह से एकेडमिक एसोसिएशंस करके इन्होंने संस्था डाला, संस्था की स्थापना किया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि ये यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता और युवाओं को आगे बढ़ाते हैं, और रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट है इनका। यानी कि एक तरह से कोई किसी को स्वीकार करने की जरूरत नहीं है, एक नया मूवमेंट चलाना, एक नई विचारधाराओं को लोगों के सामने लाना। तो इसको अगर देखा जाए तो इसमें एक चीज़ और आप बता सकते हो कि जनसामान्य वर्ग का समर्थन नहीं मिला, मध्यम और उच्च वर्ग का सीमित रहा। तो इसकी क्षेत्र व्यापकता बहुत ज़्यादा, एक तरह से कह लीजिए बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल नहीं, बहुत ज़्यादा क्षेत्र व्यापकता नहीं, उच्च और मध्यम वर्गीय समाज तक रहा है। क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा अभिलक्षण क्या है, मध्यम वर्गीय समाज का जन्म। और दूसरी चीज, गांव में आप देखोगे, दूर दराज क्षेत्रों में देखोगे तो इसका प्रभाव उतना नहीं दिखाई देता है जितना कि शहरी क्षेत्रों में। तो पुनरुत्थान आंदोलन का एक स्वरूप अगर देखा जाए तो स्वदेशी और विदेशी में बांटकर आप इसको देख सकते हैं, और स्वदेशी में भी दो विचारधाराओं को देख सकते हैं और विदेशी में भी दो विचारधाराओं को आप देख सकते हैं। इसके बाद इसका एक छोटा सा टॉपिक और है कि प्रभाव क्या पड़ा इसका, इसका परिणाम क्या आया या इसका प्रभाव आप देखोगे तो प्रभाव और परिणाम को अगर आप देखोगे तो इसका प्रभाव आपको स्पष्ट हो रहा, यानी कि परिलक्षित हो रहा कि यानी कि राजनीतिक क्षेत्र में इसका प्रभाव, सामाजिक क्षेत्र में इसका प्रभाव, और आर्थिक क्षेत्र में इसका प्रभाव, और एक तरह से कह लीजिए धार्मिक क्षेत्र में इसका प्रभाव बखूबी दिख रहा। यानी कि सबसे बड़ी बात है कि जो इस पुनरुत्थान आंदोलन जो है, पुनर्जागरण का अगर प्रभाव या परिणाम का अध्ययन करना, पुनर्जागरण का परिणाम, तो इसके परिणाम आप देखोगे, एक तो तर्क और विज्ञान, यानी कि तर्क व विज्ञान का विकास हो रहा, यानी कि शोध अनुसंधान को बढ़ावा मिल रहा। एक तरह से आप देखो तो शोध अनुसंधान को बढ़ावा मिल रहा, अनुसंधान को आप देखोगे तो बढ़ावा मिलेगा, को बल मिल रहा, यानी कि तार्किकता और बौद्धिकता को आगे बढ़ाया जा रहा, यानी कि तर्क और जो है उसकी कसौटी पर खरा उतारा जा रहा। क्योंकि जब तक आप देखोगे तर्क नहीं आएगा, यानी कि किसी भी चीज को हम जो है तर्क जो है, तर्क की कसौटी पर जब तक सत्यता को नहीं कसौटी पर कसेंगे और इसे स्वीकार्यता नहीं मिलेगी, तो यानी कि इसका विस्तार भी नहीं होगा। यानी कि सत्यता को तर्क की कसौटी पर कसना पड़ेगा और फिर स्वीकार्यता मिलेगी, तत्पश्चात उसका विस्तार होगा। यानी कि जो तार्किक और बौद्धिक, जो वैज्ञानिक चेतना का विकास हो रहा, वो इसका एक बहुत बड़ा अभिलक्षण है। और दूसरी चीज आप देखो कि कला, वास्तुकला और ढेर सारे जो है, यानी कि क्षेत्रीय भाषाओं का विकास, क्षेत्रीय भाषाओं का विकास, ये एक तरह से फीचर आप देखो कि क्षेत्रीय भाषाओं का जो विकास हो रहा, जैसे जहाँ भी सुधारक जा रहे हैं, जैसे गुजराती है, मराठी है, तमिल है, पंजाबी है, यानी कि ये जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें आ रही हैं, यानी कि जो रीजनल लैंग्वेजेस विकसित हो रही, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अंग्रेजी में प्रचार प्रसार करेंगे नहीं, यानी कि पर्टिकुलर अगर उस रीजन में जाकर प्रचार कर रहे हैं तो वहाँ के क्षेत्रीय भाषाओं का अवलंबन करना पड़ेगा। ये आप देखोगे धर्म और समाज सुधारक आंदोलनों, यानी कि सुधारकों के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंजेस था
एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि क्षेत्रीय भाषाओं को अगर बढ़ावा न दें तो ये अंग्रेजी भाषा को समझने वाले नहीं। तो जिसके कारण आप देखो कि जो रीजनल स्कूल ऑफ थॉट, जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, ये विकसित हुए। और यही अभिलक्षण आप देखोगे कि वहाँ दिखाई देता, जो सूफी और भक्ति आंदोलन में आप देखे, ये कहीं ना कहीं जो है ये अभिलक्षण दिखाई दिया। और फिर इसके बाद आप देखोगे तो जो गौरवमयी, जो गौरवशाली अतीत है भारत का, यानी कि प्रबुद्ध अंग्रेजों के द्वारा भारत का गौरवशाली अतीत जो है उजागर हुआ, गौरवशाली अतीत उजागर हुआ। यानी कि ये जो शोध अनुसंधान की प्रक्रिया आई जगह जगह पर, आप जैसे मैक्स मुलर है, वेदों का अनुवाद, गीता का अनुवाद, अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद, इससे लोगों में एक चेतना आ रही है, लोगों में स्वतंत्रता, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, ब्रदरहुड का भाव आ रहा। यानी कि आप एक तरह से देखो कि प्रबुद्ध अंग्रेजों के द्वारा जो गौरवशाली अतीत को उजागर किया गया, ये बहुत बड़ा एक आउटपुट आया, ये बहुत बड़ा एक कॉन्सिक्वेंट के रूप में आया। और इसके बाद आप देखोगे तो राष्ट्रवाद की फीलिंग्स जो है, राष्ट्रीय चेतना का विकास होगा, राष्ट्रीय चेतना का कहीं ना कहीं विकास हो रहा, राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। धर्म और समाज सुधार के क्षेत्र में, धर्म और समाज के क्षेत्र में कुरीतियों और अंधविश्वास को दूर किया गया, कुरीतियों और अंधविश्वास को दूर किया गया, अंधविश्वास को दूर किया गया। ये चीज़ों को थोड़ा सा हमें याद रखना है कि जो राष्ट्रवाद की फीलिंग, एक चीज़ हमें कहीं ना कहीं ध्यान रखना है कि जो सांस्कृतिक जागरण, इस तरह की जो प्रवृत्ति आ रही है, सांस्कृतिक जागरण, आप देखो एक कल्चरल अवेकनिंग है, एक आपका राजनीतिक जागरण है, राजनीतिक जागरण है, और एक आप देखोगे तो राष्ट्रीय जागरण, राष्ट्रीय जागरण। यानी कि ये विचारधारा आपको हमेशा समझना पड़ेगा कि जो सांस्कृतिक जागरण है, सबसे पहले ये शुरू हो रहा सांस्कृतिक जागरण, यानी कि 1829 में ब्रह्म समाज से ये शुरू हो जा रहा। इसीलिए कहा जाता है कि ब्रह्म समाज में वो फुट आप नहीं देखोगे। जब ब्रह्म समाज अखिल भारतीय स्वरूप लेता है तो वो राष्ट्रीय जागरण आता, लेकिन ब्रह्म समाज की जब शुरुआत होती है तो वो पॉलिटिकल अवेकनिंग और नेशनल अवेकनिंग से माइनस रहता। और फिर जैसे ही आप आगे बढ़े तो 1838 में फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, बंगाल लैंड होल्डर्स सोसाइटी, यानी कि जो बंगाल में जमींदारों की सभा है, यानी कि दिस वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बिफोर आईएनसी। जब हम लोग आईएनसी पढ़ेंगे, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पढ़ेंगे 1885, तो 1885 से पहले भारत में स्थापित होने वाले राजनीतिक संगठनों का अध्ययन करेंगे। और उस राजनीतिक संगठनों में हम देखेंगे कि जो पहला महत्वपूर्ण संगठन है वो बंगाल जमींदारी सभा है, यानी कि बंगाल लैंड होल्डर्स सोसाइटी है। लेकिन ये क्षेत्रवाद से ग्रसित है, ये अपने निजी स्वार्थ को लेकर प्रतिवेदन दे रही है, यानी कि इसमें लैक ऑफ नेशनल फीलिंग है, क्योंकि राष्ट्रवाद की बयार अभी नहीं आई, राष्ट्रवाद की लहर अभी इसमें प्रवेश नहीं की है। इसमें कल्चरल पुट तो है, इसमें पॉलिटिकल इंसाइट तो है, इसमें कल्चरल अवेकनिंग तो है, लेकिन इसमें नेशनल अवेकनिंग नहीं आ रहा, इसमें नेशनल इंसाइट नहीं आ रहा, इसमें राष्ट्रीय जागरण की भावना नहीं आ रही। क्योंकि राष्ट्रवाद की शुरुआत आप देखोगे, राष्ट्रीय जागरण की शुरुआत कहाँ से होगी, तो 1857 के रिवोल्ट से। 1857 का जो विद्रोह है, यानी कि 1857 की जो क्रांति है, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण परिणाम क्या रहता है कि राष्ट्रवाद की शुरुआत हो जाती है। तो इसलिए ब्रह्म समाज
और रामकृष्ण मठ और मिशन और आर्य समाज और थियोसॉफिकल समाज, इनमें बहुत अंतर रहता है। इसीलिए आप देखोगे कि 19वीं सदी के अर्ली फेज का आंदोलन और 19वीं सदी के लेटर फेज का आंदोलन, इन दोनों में बहुत मौलिक अंतर दिखाई देगा। तो कभी भी इस तरह से क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो या मेंस में जब क्वेश्चन करोगे आप, तो एक एक दशक में हमें देखना पड़ेगा। यानी कि यहाँ आपको देखना पड़ेगा 20s, उसके बाद फिर 30s, फिर उसके बाद 40s, फिर 50s, फिर 60s। अब आप आगे चल के जब देखोगे तो 1867 में दादा भाई नौरोजी पॉलिटिकल इंसाइट लेके फॉरेन में इंस्टीट्यूट डाल देते हैं। यानी कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1867 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में कर दी जाती है और उसी प्लेटफॉर्म से इन्होंने धन के निष्कासन सिद्धांत का, इंग्लैंड डेट टू इंडिया के नाम से इन्होंने धन के निष्कासन सिद्धांत का आर्थिक पर्दाफाश किया अंग्रेजों का। लेकिन कहीं ना कहीं जुड़ाव रहा अंग्रेजों से। यानी कि जो उदारवादी चरण है वो अपने को दूरी नहीं बना पाया, उससे प्रतिक्रिया करके तो उग्र राष्ट्रवाद आ रहा, और उससे जब प्रतिक्रिया होगी तो क्रांतिकारी आएगा, और लास्ट में आप देखोगे तो गांधीवाद चरण आएगा, जिसमें चंपारण के बाद एक मास मूवमेंट शुरू हो जाएगा। अभी आप देखो एक मास मूवमेंट के रूप में नहीं आ रहा, क्योंकि उसमें राष्ट्रीय चेतना नहीं है। तो सांस्कृतिक जागरण को भारत में जगाने का प्रयास किसने किया? ब्रह्म समाज। लेकिन आप देखोगे राजनीतिक जागरण कौन जगा रहे हैं? ये बंगाल लैंड होल्डर्स सोसाइटी, यानी कि बंगाल जमींदारी सभा वाले, जिसमें द्वारिकानाथ टैगोर और आप देखोगे ये लेके चल रहे हैं। और द्वारिकानाथ टैगोर इधर भी है, यानी कि देवेंद्र नाथ टैगोर, द्वारिकानाथ टैगोर सांस्कृतिक जागरण के भी मसीहा बन रहे हैं। लेकिन बिफोर रिवोल्ट, बिफोर 1857, लैक ऑफ नेशनल फीलिंग्स, यानी कि उसमें राष्ट्रवाद नहीं आ रहा, यानी कि राष्ट्रीय चेतना नहीं आ रही। और इस राष्ट्रीय चेतना का जो अभिलक्षण दिखाई दे रहा है, यानी कि राष्ट्रीय चेतना का विकास भी इसका क्या है? एक बहुत बड़ा आउटकम। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या पूरा अध्ययन किया, यानी कि इसके पूरे स्वरूप को हम लोगों ने देखा। तो आज हम लोगों ने पूरे वैश्विक परिवेश को लेकर चला, और कल हम लोग ये देखेंगे कि यानी कि हिंदू कल्चर में कैसे धर्म और समाज सुधार आंदोलन आ रहा, जिसमें ब्रह्म समाज को जब हम लेंगे तो ब्रह्म समाज की ही शाखाएं क्या है? प्रार्थना समाज और दक्षिण भारत में वेद समाज। ब्रह्म समाज का जब हम लोग अवलोकन करेंगे तो ब्रह्म समाज को अखिल भारतीय स्वरूप देने का श्रेय किसको जाएगा? आचार्य केशव चंद्र सेन को जाएगा। प्रार्थना समाज में आप देखोगे आचार्य केशव चंद्र सेन की विचारधारा, वेद समाज में आप देखोगे आचार्य केशव चंद्र सेन की विचारधारा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो पूरे ओवरऑल जब अध्ययन करेंगे हम लोग तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ, यानी कि इन हिंदू, नॉट ओनली इन हिंदुइज्म बट आल्सो इन इस्लाम कल्चर, बट आल्सो इन सिख रिलीजन, बट आल्सो इन पर्शियन रिलीजन, यानी कि हर जगह हम लोग उसको डिवाइड करके पढ़ेंगे। यानी कि पारसी समाज में आप देखोगे जैसे दादा भाई नौरोजी हैं, फरदौन जी हैं, एस बंगाली हैं, कामा हैं। 1851 में जो रहनुमाए मजदाए आसन आएगा वो फारसी समाज में सुधार करना चाह रहा। सिख समाज में आप देखोगे दयाल दास, बाबा दयाल दास के द्वारा निरंकारी आ रहा, नामधारी आ रहा भगत जवाहरमल उर्फ सैन साहब, राम सिंह कूका, बालक सिंह। फिर अकाली सिख आंदोलन आ जाएगा, गुरुद्वारा में जो भ्रष्टाचार है उसके विरुद्ध जो है 1920 में आप देखोगे अकाली आंदोलन आ जाएगा। फिर अकाली एक्ट वगैरह बनने लगेगा 22 में, 25 में संशोधन होगा उसमें। तो यानी कि सिख समाज में भी कुरीतियों को दूर करने के लिए ट्रायल चल रहा। मुस्लिम समाज में भी देखोगे आप अहमदिया है, अलीगढ़ आंदोलन है, शाह वलीउल्लाह शाह हैं जो मुस्लिम समाज में दुख प्रकट करते हैं मुस्लिम समाज के स्थिति पर। उसके बाद आप देखोगे जैसे मिर्ज़ा गुलाम अहमद हैं, अहमदिया आंदोलन वाले हैं, सैयद अहमद बरेलवी हैं जो बालाकोट के युद्ध में मारे गए, बहावी आंदोलन वाले हैं। तो इस प्रकार से बहावी आंदोलन है, अहमदिया आंदोलन है, अलीगढ़ आंदोलन है, ये मुस्लिम में धर्म सुधार आंदोलन करना चाह रहे हैं।
यानी कि सिख समाज में भी आंदोलन की ज़रूरत है, मुस्लिम समाज में भी आंदोलन की ज़रूरत है, क्योंकि कंधे से कंधा मिलाकर हिंदू मुस्लिमों ने देख लिया कि 1857 के विद्रोह में वो विफल हो गए। तो ओवरऑल इसको दूसरे टॉपिक में जब हम लोग देखेंगे तो उसके नेचर को अध्ययन करते हुए ओवरऑल उसके बारे में थोड़ा थोड़ा अध्ययन करेंगे हम लोग। जैसे रामकृष्ण मिशन है, आर्य समाज है, ब्रह्म समाज है, जिसके बारे में थोड़ा डिटेल हम लोग जानेंगे। बकिया तो छोटे छोटे समाज हैं, उनको हम लोग थोड़ा सा कम जानेंगे, बहुत ज़्यादा उसमें जानना नहीं है। तो कुछ तथ्यात्मक चीज़ें हैं और कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं जिनको लेकर पूरा उसमें हम लोग एक डिटेल प्रस्तुत करेंगे। तो आज आप लोगों ने बड़ा पेशेंसफुली सुना और मॉडर्न इंडिया का जो ये टॉपिक है ये बड़ा महत्वपूर्ण है और बड़ा स्लो होकर इसको हमने पढ़ाया, और इसीलिए हमने धीरे धीरे नोट्स, धीरे धीरे आप इसको देखते रहोगे तो नोट्स एक बना लोगे, क्योंकि ये मेंस का टॉपिक बहुत ज़्यादा था, इसमें कंसेप्चुअल हिस्ट्री ज़्यादा थी, फैक्चुअल हिस्ट्री कम थी। तो कल हम लोग एक बेहतर क्लास में मिलते हैं और मॉडर्न रेनेसां को कल फिर हम लोग एक बार जगाते हैं और देखते हैं कि किस हद तक राजा राम मोहन राय और अन्य समाज के द्वारा इसमें धर्म और समाज सुधार आंदोलन चलाया गया। तो इसी के साथ अपने वाणी को विराम देना चाहते हैं और जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल ऑफ यू।